हाँ, तो आज हम लोग सॉम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम पे बात करेंगे, ठीक है। और इसको हमें स्टडी करने के लिए थोड़ा हम लोग बेसिक आइडियाज को यूज़ करेंगे, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ईजिली समझा जा सके, ठीक है। तो पहले हम उस प्रॉब्लम की बात करें जो नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट लोग इसमें डिफ़िकल्टी फेस करता है। तो हम उस प्रॉब्लम को पहले लाएं तो मालूम चलेगा आप लोग को ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम क्या था। सॉम कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और ये जो प्रॉब्लम है स्पेशली हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर का है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर का है। सो बेसिकली इसमें हम लोग को स्ट्रेस फाइंड आउट करना होगा। सो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, एक आपका फिक्स सपोर्ट है जिससे हम लोग दो मेंबर, मतलब कंपोजिट सिस्टम है, दो मेंबर को कुछ इस तरह से अटैच किए हुए हैं। इसमें नॉर्मली आपका जो बॉडी का वेट है वो आपका नेग्लिजिबल है। हमने सपोज किया ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है। नॉर्मली आपका इस चैप्टर में हमारे पास जो इनपुट होता है वो नॉर्मली आपका मेंबर का लेंथ, मेंबर का आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया और मेंबर का यंग्स मॉडुलस। सो हमने सबस्क्रिप्ट आपका 1 यूज़ किया है बॉडी 1 के लिए। उसी तरह से हम लोग बॉडी 2 के लिए सबस्क्रिप्ट आपका 2 यूज़ करते हुए ये ऑल 3 वैल्यूज़ को हम दिखा रहे हैं। ये हमने मेंबर का जो भी इंफॉर्मेशन आपका है वो हमने दे दिया जो नॉर्मली आपका क्वेश्चन में गिवन होता है। सो ये सब नोन पार्ट है। उसके बाद हम लोग इस पे लोड लगाएंगे। लोड हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं मेंबर में। सो नॉर्मली जो प्रॉब्लम आपका ऑलमोस्ट आपका एवरी बुक में अवेलेबल होता है उसमें नॉर्मली जो आपका फोर्स है वो आपका इस पोजीशन पे लगाया हुआ होता है, इस पोजीशन पे लगाया हुआ होता है। आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप एनी नंबर ऑफ फोर्सेस लगा सकते हैं, बट हम लोग अभी एक से देखने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये राइट एंड में आपको एक वाल, एक गैप पे आपको एक वाल फिट कर दिया जाता है। ये आपको गैप है, फिट कर दिया जाता है। यही आपका कंप्लीट प्रॉब्लम है जिसमें आपको ना पूछा जाता है कि आपका मेंबर में स्ट्रेसेस कितना है, मेंबर में स्ट्रेसेस कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक आइडियाज से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ऐसे तो आपको बुक वगैरह में आप देखोगे, कोई भी बुक में तो आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपका लिखा होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग एकदम बेसिक से जाएंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है, ताकि आपको ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है जो इजी लगने लग जाए, ठीक है। और ऐसा ना लगे इसमें कोई हैवी कॉन्सेप्ट यूज किया गया, बस आपको ऐसा लगे कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है जो चढ़ते हुए हम इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा एक्स्ट्रा हमारे कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। जिसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि वो बेसिक आइडियाज क्या क्या है जो हमें इसमें इम्पोज करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम बेसिक आइडिया पे आएंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बस हम आपको यहाँ पे याद दिलाना चाह रहे हैं और जस्ट हम लोग नंबरिंग कर देना चाह रहे हैं कि दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज फॉर दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व। ओके, सो हम लोग का यही टारगेट होगा। सो हम लोग कुछ बेसिक्स है जो स्टेप बाय लिख दें, ठीक है। ये स्टेप जरूर होगा, लेकिन आप चाहें तो इसको आसानी से इस आइडिया को सीख करके आप आसानी से टाइम को जो है सिंक कर सकते हैं। काफ़ी कम टाइम में आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जैसे बुक में अवेलेबल है। लेकिन वो बात है कि वो समझने में हमें मुश्किल होता है, लेकिन इसमें आपको लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपका इस आइडिया से आप काफ़ी टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर जरूर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का बात कर रहे हैं, लेकिन यही आइडिया जो है
आपका अदर चैप्टर में भी लगेगा सोम का, जैसे बीम हो गया, टॉर्सन हो गया, मतलब मेजर आप कहीं भी लगा सकते हैं आइडिया को। अगर हम पूरा आइडिया को ढंग से ना जाने तो हमें ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम अलग है, इसी टाइप का प्रॉब्लम है जो आपका अलग चैप्टर में है, तो हमें लगता है वो अलग कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, बट सबका आपका एक ही आइडियाज होता है। सो हम आइडिया को पहले कवर करेंगे। चलिए, तो कुछ बेसिक आइडियाज में हम लोग घुसेंगे। सो फर्स्ट हम लोग पहले बात करें, ये अगर हम लोग जानते हैं कि अगर किसी मेंबर पे, अगर सिंगल मेंबर पे जिसका आपका LAE गिवन हो और फोर्स अगर हम F लगाए, जिसके वजह से आपका एरिया, और सपोज इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, अगर हम सपोज इसका स्ट्रेस की बात करें तो आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और अगर हम लोग स्ट्रेन की बात करें, मान लिया सपोज आप, ये नॉर्मली स्टैटिक लोड होता है जिसको हम लोग ग्रेजुअल लोड भी बोलते हैं। ऐसे आप जानते हैं टाइप्स ऑफ लोड आपका 3 होता है, स्टैटिक और ग्रेजुअल लोड, सेकंड आपका सडन लोड, और थर्ड आपका इम्पैक्ट लोडिंग जिसको हम शॉक लोडिंग भी बोलते हैं। बट नॉर्मली अगर लोड आपका मेंशन नहीं हो तो वो अंडरस्टूड होता है, वो स्टैटिक और ग्रेजुअल लोडिंग है। ठीक है, चलिए स्ट्रेस हम लोग FYA लिखते हैं, और आपका स्ट्रेन जिसको नॉर्मली हम लोग, ये आपका स्ट्रेस हो गया और ये स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन को हम लोग डिफॉर्मेशन डेल्टा, जो आपका सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन चैप्टर में इस डिफॉर्मेशन को हम लोग इलोंगेशन या कंप्रेशन बोलते हैं। हियर दैट डेल्टा इज इलोंगेशन, डेल्टा बाई आपका ओरिजिनल लेंथ होता है। और अकॉर्डिंग टू आपका हुक्स लॉ हम लोग जानते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट E यूज करते हैं, यंग्स मॉडुलस। और यहाँ पर अगर हम लोग P/A पुट करें, सॉरी F/A पुट करें, और इसको हम लोग डेल्टा बाई L इंटू E पुट करें, तो यहाँ से आपका डेल्टा आ जाएगा FL/A। सो बेसिकली हम लोग इस बेसिक 1 में बेसिकली हम उस पार्ट को लाना चाह रहे हैं जो आप एकदम स्टार्टिंग में आप सीखते हैं, दैट इज हुक्स लॉ आप सीखते हैं। उस फार्मूला को हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि हम बीच बीच में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सके। तो ये फर्स्ट बेसिक है जो आपको काफ़ी बेसिक है, आप सॉम में घुसते ही आपको ये बेसिक से होके जाना होता है। फिर भी हमने इसको यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको एक मोमेंटम बना रहे कि प्रॉब्लम को हमें कैसे टैकल करना है। ठीक है, चलिए, तो अब बेसिक 1 आपका ख़त्म हुआ। उसी तरह से हम बेसिक एक और लाइन 2, जिसमें हम ये करने जा रहे हैं कि अगर मान लिया ये आपका बॉडी है जिसमें हमने फोर्स F1 लगाया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A है, तो आप जान रहे इसका स्ट्रेस वैल्यू हम लोग F1/A लिखेंगे। अगर इसमें हम लोग फर्दर स्ट्रेस को, फोर्स को और अगर हम लोग ऐड करें, ये अलग से अगर F2 भी लगा दें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्ट्रेस है जो आपका F1/A जो पहले का है, दैट इज आपका σ1 पहले का, और अभी जो F2 के वजह से आएगा वो F2/A करके हम लोग लिख सकते हैं। सो अगर आप इसका नाम F2/A का नाम σ2 देना चाहें तो आप σ2 यहाँ मेंशन कर सकते हैं, F2/A। सो आपका टोटल आपका σ1 प्लस σ2 लिख सकते हैं, दैट इज आपका F1/A प्लस F2/A, या डायरेक्ट F1 प्लस F2/A कर सकते हैं। और ये भी आप देख रहे हैं इसमें भी कुछ नहीं है, अगर यहाँ कॉम्प्रेसिव होता तो हम यहाँ पे माइनस करके लिख रहे होते हैं। सो सिंपल आप ऐसा कर सकते हैं, इस सेकंड स्टेज में जो टोटल फोर्स F1 प्लस F2 है, दैट डिवाइडेड बाई A करने से भी हमारा स्ट्रेस टोटल निकल सकता है। तो ये भी कोई नया हमने चेंज नहीं डाला, लेकिन ये सब आइडिया बीच में हमारा यूज करेगा, दैट्स वाई हमने ये आइडिया लिख दिया। हालांकि ये कोई बड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन हम एक मोमेंटम बनाए रखना चाहते हैं, जिसके वजह से हमने ये आइडिया लाया। इसको उठाएंगे, ठीक है, इसको उठाएंगे। चलिए, धीरे धीरे हम लोग मेन प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं, चलिए, थर्ड हम लोग लाएंगे एक प्रॉब्लम जो एकदम आपका
इसका बेसिक होगा। इस तरह के प्रॉब्लम को नॉर्मली हम लोग गैप प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसमें हमने क्या लिया, एक मेंबर है जिसमें हमने फोर्स F लगाया और एक ही मेंबर है, एक फोर्स लगाया, और यहाँ पे हमने एक वाल रख दिया जो आपका डेल्टा गैप मेंटेन कर रहा है। हमने जब F फोर्स लगाया, मान लिया इस मेंबर का LAE गिवन है, अगर हमने इस मेंबर पे F फोर्स लगाया तो इसका डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा, जो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं FL/AE। अब ये जो डेल्टा हमने सेपरेटली निकाल लिया, अब इस डेल्टा से हमारा गैप प्रॉब्लम में दो केस अराइज होगा। केस 1, इफ डेल्टा इज लेस देन आपका गैप, अगर डेल्टा गैप से छोटा है, इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा रहा होगा। ये मेंबर है जो इलोंगेट हुआ होगा और डेल्टा कुछ ऐसा रहा होगा। दिस डेल्टा इज आपका लेस देन गैप है। इसका मतलब है इस वॉल का प्रेजेंस का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, मीनिंग नहीं है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन आपका दिस रॉड एंड वॉल, ठीक है। सो वॉल का कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये केस जस्ट क्या रह गया, जो हमने बेसिक फर्स्ट में देखा, इस वॉल का होना ना होना, हाँ, यूजलेस रह गया ये वॉल। तो हमारा ये केस नहीं था। अगर हम इस केस में स्ट्रेस की बात करें तो सिंपल क्या रह जाएगा, F/A रह जाएगा, और मेनली हमारा स्ट्रेस का ही कैलकुलेशन है, तो स्ट्रेस आपका F/A रह जाएगा। सो हमारा वॉल से कोई लेना देना नहीं है और कोई हमें हैवी कैलकुलेशन से होके जाना नहीं पड़ा, ठीक है। सो ये केस 1 हुआ। अब उसी तरह से हम लोग केस 2 बात करें आगे। केस 2 बात करें, केस 2 में हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका इफ डेल्टा ग्रेटर देन गैप है, इसका मतलब सिचुएशन कुछ इस बार ऐसा है। ये आपका वॉल रहा और ये जो आपका लोड हमने F लगाया तो ये एक्सटेंड होकर के सपोज इतना गया, दिस मच गया, और गैप आपका दिस था। इस यहां पर आपका डेल्टा ग्रेटर देन गैप है। तो अगर हम लोग फोर्स F लगा रहे हैं तो हमें मालूम है कि आपका डेल्टा कितना होगा, FL/AE होगा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, ये डेल्टा आपका इतना इलोंगेट होना चाहेगा, लेकिन आपका बीच में क्या हो जाएगा, वॉल आ जाएगा, जो क्या करेगा, वॉल आपका रिजिड होता है, वो अपने जगह से डिफ्लेक्ट नहीं होगा अपने जगह से, ये आपका बज नहीं करेगा। सो ये आपका अपने जगह पे फिक्स है। इसका मतलब है कि आपका ये वॉल जो है, इसका दिस मच डिफॉर्मेशन को, दिस मच डिफॉर्मेशन इज डेल्टा माइनस गैप, और ये जो डिफॉर्मेशन है, ये वॉल है जो क्या कर जाएगा, खा जाएगा। खाने का मतलब ये है, ये इसको सप्रेस कर देगा। सप्रेस करने का मतलब है ये इसको दबा देगा, और दबाने का जस्ट मीनिंग है इस बॉडी पे एक कंप्रेसिव फोर्स इस वॉल के थ्रू इंपोज होगा, ठीक है, जो आपका डेल्टा माइनस गैप को क्या कर जाएगा, सप्रेस कर जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब है ये आपका ये जो वॉल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेसिंग डेल्टा माइनस गैप वैल्यू। सो दिस मच वैल्यू को ये सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, डेल्टा रेस्ट्रिक्टेड। इन शॉर्ट हम लोग इसको डेल्टा R लिखने जा रहे हैं। ये डेल्टा R जो है, जो डेल्टा माइनस गैप है, डेल्टा ऑलरेडी नोन है बिकॉज FL/AE ऑल आर नोन, गैप भी गिवन होगा, दैट्स वाई आपका डेल्टा R कंप्लीटली नोन है। सो दिस मच है जो आपका डिफॉर्मेशन है, जो ये वॉल कंप्रेसिव फोर्स लगा के खा गया। सो ये होल डेल्टा इज कंप्रेस्ड बाय वॉल, ओनली वॉल। सो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं ये जो वॉल है इस मेंबर पे कितना कंप्रेसिव आपका फोर्स लगाया जिससे ये डेल्टा डिफॉर्मेशन को दिया, मतलब कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन को दिया। हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमने माना ये जो वॉल है वो आपका जब आगे बढ़ना चाहा, ये इस गैप से आगे बढ़ना चाहा, तो ये फोर्स है जो R लगाया,
रेजिस्टिव फोर्स आर लगाया, कंप्रेसिव फोर्स आर लगाया। इसका मतलब यही आर है जो आपका इस डेल्टा आर को क्या कर गया, सप्रेस कर गया। इसमें हम लोग एफ नहीं लाएंगे क्योंकि हम ये उस कंप्रेशन की बात कर रहे हैं जो वाल ने खाया, तो वाल ने जो फोर्स लगाया उसकी बात हम करने जा रहे हैं। सो हम इस आर के वजह से अगर हम कंप्रेशन लिखते हैं तो आर एल बाई ए हम कंप्रेशन लिखते हैं। यही है जो कंप्रेशन है जो वाल के थ्रू आया। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि लेंथ तो अब हमारा, अगर वाल ने आपको आर फोर्स लगाया तो इसका लेंथ एल प्लस गैप होना चाहिए, लेकिन ये गैप बहुत छोटा होता है। जैसे एल आपका मीटर में है या फिर अगर एमएम में भी है तो 800 mm, 700 mm लाइक दैट, बट दिस गैप इज लाइक ए 0.8 mm, 0.6 mm like that value. If you add in 800 mm 0.8 value, then it will be almost 800. So लेंथ आपका अफेक्टेड नहीं होगा। ये हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता है, ठीक है। ऐसे हमें क्या मालूम ये गैप है जो आपका एल से नेग्लिजिबल है नहीं है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता है। ये जो भी आपका जो रॉड बना हुआ है वो आपका स्टिफ मटेरियल से बना होता है, जैसे आपका आयरन हो गया, मतलब मेटल हो गया, कंक्रीट हो गया, जिसका आपका डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। आप किसी रॉड में फोर्स लगाएं या मशीन से भी लगाएं तो बहुत ज़्यादा हम लोग इलोंगेट नहीं करते। अगर बहुत ज़्यादा इलोंगेट करते हैं तो वो पार्ट हमारा इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, वो आपका प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, जो हमारे लिए, जो हमें सॉम में यूज नहीं होता, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा, जिसमें हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रोल होगा। यहाँ सॉम में सिर्फ हम लोग को इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक ही बात होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग को कप बनाना हुआ तो हमने कंप्रेसिव फोर्स लगा एक कप बनाया, वायर ड्राइंग करना हुआ तो हम लोग खींचते हुए लंबा करते हुए लेके चले गए, लाइक दैट, ऐसा होता है बेसिकली। तो वो पार्ट हमारा नहीं है, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का है, जिसमें हम लोग डिफॉर्मेशन इलास्टिक रीजन से आगे जाते हैं, जहाँ पर आपका हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सॉम में हम लोग इलास्टिक लिमिट तक होता है, लोड हटाएंगे वो आपका फिर से वापस आ जाएगा। मतलब जस्ट इट एक्ट्स एज ए स्प्रिंग। जैसे आप स्प्रिंग के पिन के स्प्रिंग को आप खींच करके छोड़ते हैं तो आपको क्या हो जाता है, फिर से वापस आ जाता है। लेकिन कभी कभी आप उसको इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच जाते हैं तो उसको फिर हम ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं ला पाते, मतलब वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाता है। चलिए, सो ये जो आपका आर एल बाई ए जो डिफॉर्मेशन आर के थ्रू हुआ, वाल के थ्रू हुआ कंप्रेसिव, वो हमारा डेल्टा आर को खाया था। इसका मतलब है ये आपका दिस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए, एंड दैट डेल आर इज इक्वल टू डेल माइनस गैप। यहाँ पे हमने बोल चुका है ये आपका डेल्टा माइनस गैप हमारा पूरी तरह से नोन है, और इसमें एल ए ई राइट हैंड साइड में ही आपका नोन है। सो हम दिस इक्वेशन से आर निकाल सकते हैं। सो आपका मेजर कैलकुलेशन है कि हमारा जो वाल है वो आपका कितना कंप्रेसिव फोर्स लगा है, वो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब हमारा बात हो गया इस केस के लिए हम स्ट्रेस क्या लिखेंगे, स्ट्रेस कैसे लिखेंगे। तो हम स्ट्रेस जो हमने बेसिक 2 में बताया वही आइडिया यहाँ पे लगने जा रहा है। अगर उस मेंबर में हम लोग स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस आपका ऑलरेडी पहले से कितना लग रहा था, एफ बाई ए टेंसाइल टाइप, और बाद में कितना लगाया गया वाल के थ्रू, आर। सो आर आपका कंप्रेसिव टाइप है, सो आर बाई ए आपका माइनस के साथ कंप्रेसिव हो जाएगा। दिस इज लाइक ए सिग्मा 1, दिस इज लाइक ए सिग्मा 2, जिसको हमने बेसिक 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बट यहाँ पर आपका ये निगेटिव है कंप्रेसिव आर होने की वजह से, तो हमने ये यूज़ किया। इसका मतलब है टोटल स्ट्रेस ऑन बॉडी विल बी आपका एफ बाई ए एंड माइनस आर बाई ए। सो आपका एफ माइनस आर बाई ए वेयर आर इज ऑलरेडी नो। तो ये हमारा प्रॉब्लम का अप्रोच हुआ। आप एग्जैक्टली आप इसमें लगाइए और फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा बेसिक आइडियाज था। सो हमने केस 3 में बेसिक 3 में ऑलमोस्ट हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर दिया। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर सिंगल मेंबर है, यहाँ पे हमारा 2 मेंबर है। अब 2 रहे 50 रहे मैटर नहीं करेगा। बुक में भी हमारे पास जो अवेलेबल होता है वो आपका 2 मेंबर से ज़्यादा नहीं होता। रीजन ये है कि 2 मेंबर में ही हमारा सारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आ जाता है।
उसके बाद अगर 10 मेंबर 50 मेंबर लेके करेगा तो बुक में हमारा कैसा दिखेगा, ये एक प्रॉब्लम है जो 10 पेज में सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आइडिया यही बेसिक है। सो अब हम लोग इसको तेजी से कवर करेंगे इस प्रॉब्लम को जो हमारा ओरिजिनल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम लोग को पहला तो ये है इस पूरे सिस्टम का, अभी ये कंपोजिट सिस्टम है, पहले हम लोग सिंगल सिस्टम लेके बात किए थे, तो ये कंपोजिट सिस्टम जो हम स्टडी करते हैं सॉम का बेसिक में, उसमें हम लोग इसको ब्रेक करना सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम उसको डायरेक्ट करेंगे, इसको हमने 1 माना है 2, इसको अगर आप फ्री करें तो यहाँ फोर्स नहीं लगाया जा रहा 0, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 0 0 का रिएक्शन 0 और यहाँ पे F लग रहा है, सो टोटल विल बी F, सो इसको बैलेंस करने के लिए F। अभी हमें क्या करना होगा, पूरे इस सिस्टम का, पहले सिंगल था यहाँ डबल हो गया, पूरे सिस्टम का हमें डेल्टा निकालना होगा, ये कितना आपका इस F लगने से कितना डिफॉर्मेशन हुआ। सिंगल मेंबर था FL/AE कर गए, लेकिन डबल मेंबर होने से इंडिविजुअल का हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होता है। देन हमें अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, जब एक से कंपोजिट सिस्टम होता है, एक से ज़्यादा मेंबर होता है, तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सबका डेल्टा को, जितना भी मेंबर होगा उसके डेल्टा को ऐड करते हैं। अगर हम डेल्टा 1 की बात करें तो फोर्स 0 होने से डेल्टा 1 0, FL/AE 0, डेल्टा 2 आपका हो जाएगा FL2/A2E2, इसका मतलब नेट डिफॉर्मेशन इज FL2/A2E2। हम लोग जो स्टडी करेंगे ये डेल्टा, मतलब ये पूरा सिस्टम है जो आपका डेल्टा दिस मच आपका है जो इलोंगेट हुआ। अगर ये आपका गैप से छोटा हो तो फिर से हमारा वॉल का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अभी हम लोग को ये रहते हुए हम लोग क्या करेंगे, अगर स्ट्रेस की बात करें तो अभी आपका स्ट्रेस क्या है, 1 बॉडी पे 0 बिकॉज फोर्स इज 0। सेकेंड बॉडी पे बात करें तो फोर्स इज F और एरिया इज A2। सो आपका इस बॉडी पे अभी आपका स्ट्रेस F/A2 है, इस पे 0 है, लेकिन हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा उसमें आपका दिस डेल्टा विल बी ग्रेटर देन गैप। सो अगेन आपका क्या आएगा, डेल्टा रेस्ट्रिक्टेड, ये डेल्टा ऑलरेडी मालूम है और गैप हमारा गिवन होगा, सो हमारा डेल्टा रेस्ट्रिक्टेड नोन होगा, और ये दिस डेल्टा रेस्ट्रिक्टेड विल बी थ्रू द वॉल। सो ये वॉल जो आपका फोर्स लगाएगा वही इसको सप्रेस किया होगा। तो हमने क्या किया, इस R को लगाया, हम लोग F नहीं लगाते, हम सिर्फ उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, उस डिफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं जो वॉल ने सप्रेस किया। सो हम इस पे लगने वाले F की बात नहीं करेंगे। सो अगर हम R लगाते हैं तो एक से ज़्यादा मेंबर होने से आप R ऐसा लगाइए, फिर इसका रिएक्शन आपका R, फिर इधर बैलेंस करने के लिए R जो आपका कंपोजिट सिस्टम में पढ़ते हैं। सो ये मेंबर 1 2 2 हो गया। अब ये दोनों मेंबर में R कॉम्प्रेसिव लग रहा है, तो अगर हम ये पूरे सिस्टम का डिफॉर्मेशन की बात करें तो R L1/A1E1 प्लस R L2/A2E2, ये नेट डिफॉर्मेशन हुआ कंप्रेशन के वजह से, विच विल बी इक्वल टू डेल्टा R, दैट इज आपका डेल्टा माइनस गैप। सो ये आपका एक्सप्रेशन हुआ जिसमें आपका नोन R है और इससे हम R निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग स्ट्रेस की बात करें तो हमारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉडी में जो पहले हमारा क्या था, पहले हमारा स्ट्रेस 0 था और अब हमारा क्या हो चुका है, R लोड इस पर भी लग रहा है, सो R/A1 और सिग्मा 2 न्यू, पहले हमारा क्या था, F/A2 था, F/A2 जो आप पहले सिग्मा 1 था ये, और ये सिग्मा 2 था, और माइनस अभी R लग रहा है, सो माइनस R/A2, यहाँ पर माइनस R/A1 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा और यहाँ पे आपका F/A2 और माइनस R/A2 होगा। यहाँ से आप नेट निकाल पाएंगे जिसका R ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रेस इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका मतलब आगे से हमें डायरेक्ट में क्या करना है,
फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिस्टम का, कंपोजिट सिस्टम का, जैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे वैसे करके डेल्टा निकाल लीजिए, इंडिविजुअल का स्ट्रेस निकाल लीजिए। देन आप इस गैप से कंपेयर करें, नॉर्मली ये आएगा, ये अगर छोटा रहा तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा वॉल से, सो ये डिफरेंस को निकाल लीजिए और ये दिस डिफरेंस इज सप्रेस्ड बाय राइट हैंड साइड वॉल। सो इस वॉल के थ्रू हमने माना आर है, तो ये आर लगाने से आप कंपोजिट सिस्टम में आप स्टडी करते हैं सॉम का बेसिक में, ये आर लगा अलग कर दिया और नेट हमने इससे डेल्टा निकाल दिया, दैट विल बी द डेल्टा आर विच, जिसको हम इक्वेट कर लिए और यहाँ से हम लोग आर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, आर फाइंड आउट कर लिया और फिर हमने इस आर ए कॉरस्पॉन्डिंग के स्ट्रेस को इनिशियल के स्ट्रेस में ऐड कर दिया और नेट स्ट्रेस हम लोग दोनों बॉडी पे फाइंड आउट कर लिया करेंगे। चलिए, तो यही था हमारा प्रॉब्लम जो नॉर्मली स्टूडेंट फेस करते हैं। सो आगे से आप डायरेक्ट का भी सोच सकते हैं कि कैसे हमें थोड़ा क्विक करना है, और ऐसा कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, सब आप आसानी से प्रैक्टिस के साथ स्किप मार सकते हैं, आर लगाने से सब पे आर आएगा। सो वो एक्सप्रेशन आसानी से लिख सकते हैं। सो हमारा जस्ट देखा जाए तो हमारा शुरू का ही जो कंपोजिट सिस्टम है उसी में एफर्ट जाता है कि आप अलग किए और डेल्टा निकालने में टाइम लगा, बाकी वो सब तो आप डायरेक्ट मतलब बिना लिखे भी आप कर सकते हैं एक बार आइडिया आ जाने से। चलिए, तो ये हम लोग इसको फिनिश कर चुके हैं और इसमें आपको कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको पूछा जाएगा। चलिए, ठीक।